आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे फ्रेडरिक जैक्सन के जो संस्कृति संबंधी जो विचार है उसमें जो प्रॉब्लम निकल गए जिस पर हमने एक एपिसोड कल किया था उसके आगे। कल हमने जो बात मुख्य तौर पर रखी वो ये कि आमतौर पर साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय हम ये बताते हैं कि साहित्य के जरिए आप संस्कृति अर्जित करते हैं। और ये कॉमन फिनोमेना, ये हिंदी में भी है ये बीमारी, और ये ग्लोबल बीमारी है, हम ये कह सकते हैं। जेमसन कहते हैं कि बजाय इसके कि हम विद्यार्थियों को ये बताएं और ये खोजें कि साहित्य के जरिए आप संस्कृति अर्जित करते हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि हम संस्कृति के जरिए साहित्य अर्जित करने का नजरिया विकसित करें और संस्कृति के जरिए साहित्य की समस्याओं को खोलें। मुश्किल यह है कि हम संस्कृति के जरिए साहित्य पर बातें नहीं करते, हम साहित्य के जरिए संस्कृति पर बातें करते हैं। और ये नई चीज जो जेमसन ने सजेस्ट की कि नहीं, इसे बदला जाना चाहिए और संस्कृति को केंद्र में लाके उसके जरिए साहित्य पर बात की जानी चाहिए। इससे अनेक परिवर्तन घटेंगे और साहित्य में भी अनेक चीजें बदल जाएंगी। बहुत सारी चीजें अपदस्थ होंगी, नई चीजें आएंगी केंद्र में। और ये जो अपदस्थीकरण है, ये अपदस्थीकरण हर स्तर पर दिखाई देगा। ये मास कल्चर में भी दिखाई देगा, ये हाई कल्चर में भी दिखाई देगा, ये फोक कल्चर में भी दिखाई देगा, ये कल्चर में भी दिखाई देगा, ये साहित्य में भी दिखाई देगा, कलाओं में दिखाई देगा। इसलिए ये जिसे कहें कि सिस्टम अध्ययन का, शिक्षण का बदलने की जरूरत है। एक अब इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स है जिस पर के जेमसन ने ध्यान दिया है, उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि ये जो संस्कृति को केंद्र में लाके साहित्य का मूल्यांकन किया जाए, ये चीज जब करेंगे तो आप मजबूर होंगे कि साहित्य को और संस्कृति दोनों को ही उत्पादन के संबंधों से जोड़कर देखेंगे। अभी हम उत्पादन के संबंधों से जोड़कर साहित्य को नहीं देखते। मसलन जब हमारे यहाँ लोग पढ़ाते हैं भारतेंदु काल, भक्ति काल या छायावाद, तो हम जो पूंजीवादी उत्पादन के संबंध है उनके साथ जोड़कर नहीं देखते। ये किस तरह के उत्पादन संबंध है जिनके साथ में इस साहित्य का संबंध बनता है, हम इसे जोड़कर नहीं देखते। हमें पुनरुत्पादन के संबंधों के साथ में भी जो रिश्ता बन रहा है वो भी देखना होगा। इस दृष्टिकोण से अंग्रेजी आलोचना में रेमंड विलियम्स ने विचार किया था। हिंदी में इस तरह से विचार करने की परंपरा बहुत क्षीण है। जो थोड़ा बहुत किया है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है, रांगे राघव ने कुछ किया है और बाद में कालांतर में थोड़ा बहुत रामविलास शर्मा ने किया है, लेकिन वो बहुत व्यापक नहीं है। तो इससे एक साहित्य में अपदस्थीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। चीजें जैसी हैं वैसी नहीं रहेंगी। अभी तो हमारे यहाँ के साहित्य में छायावाद के केंद्र में जो जो चीजें थी वो आज भी वही हैं, बदल बदल नहीं सकते आप, वो बदली नहीं गई है, क्योंकि साहित्य को हम साहित्य के नजरिए से देखते हैं, हम साहित्य को संस्कृति के नजरिए से नहीं देखते। एक अन्य चीज वो ये कि जब संस्कृति पर बातें हों तो उसमें ये ध्यान रहे कि वो धर्म भी शामिल है, लेकिन संस्कृति और धर्म को एक दूसरे का पर्यायवाची बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए, जो कि इन दिनों आरएसएस और उसके संगठन कर रहे हैं। वे संस्कृति को धर्म का पर्याय बना के पेश कर रहे हैं। ये सच है कि संस्कृति में धर्म शामिल है, लेकिन संस्कृति और धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अगर आप संस्कृति और धर्म को एक दूसरे के पर्यायवाची बनाते हैं तो ये एक तरह से
संस्कृति के प्रति प्रतिगामी दृष्टिकोण कहा जाएगा और इससे बचा जाना चाहिए। अब ये समस्या आती है हम लोगों के सामने पढ़ाते समय, बातचीत करते समय, आखिर कल्चर किसे कहते हैं? संस्कृति क्या है? तो जैनसन कहते हैं संस्कृति जो दैनंदिन जीवन है और दैनंदिन जीवन के जो अभ्यास है वे संस्कृति का हिस्सा है। और ये दैनंदिन जीवन और दैनंदिन जीवन के जो अभ्यास हैं उनके साथ में पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि संस्कृति और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे पर आश्रित है, उन अन्योन्याश्रित संबंध है। और ये चीज लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन हम इसे खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं है। एक और चीज है जो कि काफी महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि हम लोग ये बात करते हैं कि सामूहिक चेतना का निर्धारण कैसे करें। तो सामूहिक चेतना के निर्धारण में व्यक्ति की कम और समुदाय की, शिक्षा की, समूहों की और जीवन के जो दैनंदिन कार्य व्यापार हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो पुनरुत्पादन के संबंध हैं, उत्पादन के संबंध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इन सबको संपन्न करने में प्राथमिक तौर पर साक्षर होना पहली शर्त है। साक्षरता की वजह से ही जो औद्योगिक टेक्नोलॉजी का फिनोमिना है कैपिटलिज्म में, ये फिनोमिना समझ में नहीं आया, क्योंकि ये फिनोमिना एंजॉय करने के लिए, इस फिनोमिना में दाखिल होने के लिए साक्षर होना जरूरी है। मिनिमम साक्षरता बहुत जरूरी है। अगर आप मिनिमम साक्षर नहीं है तो आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। तो औद्योगिक टेक्नोलॉजिकल जो फिनोमिना है, जो कि इस युग की विशेषता है, पूंजीवादी युग की विशेषता है, उसका इस्तेमाल तभी संभव है जबकि आप साक्षर हों। और इस फिनोमिना में, जब ये फिनोमिना हमारे बीच में दाखिल होता है, तो इस फिनोमिना में खूबी है कि इसमें सत्ता की इमेज, सेक्सुअलिटी की पॉलिटिक्स, लैंगिक नजरिया, लैंगिक पॉलिटिक्स, परिवार और परिवार से जुड़े हुए प्रश्न, ये महत्वपूर्ण एरिया है जहां से कि सांस्कृतिक विमर्श या सांस्कृतिक मुद्दे पैदा होते हैं। लेनिन ने इन सबको, ये जो मैंने आपको अभी बताया, लेनिन ने, जैनसन कहते हैं कि लेनिन ने इन सबको सांस्कृतिक मुद्दे के तौर पर रेखांकित किया है। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये जो प्रश्न है जो कि जिनकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, सत्ता की राजनीति, कामुक राजनीति, लैंगिक परिप्रेक्ष्य और लैंगिक राजनीति, परिवार और परिवार से जुड़े हुए प्रश्न, ये जो तमाम प्रश्न हैं, ये प्रश्न हाशिए के प्रश्न नहीं है, इन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये केंद्रीय प्रश्न है। हम में अधिकतर लोगों में आदत यह है कि इनको हम इग्नोर करके रखते हैं, सस्पेंड कर देते हैं कि नहीं, इन पे बात नहीं करेंगे। और ये जो अवहेलना कर रहा है, ये एक तरह से ड्रामेबाजी है, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि आज के जीवन के तमाम मुख्य विवाद इन्हीं क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो इन पे बात करना बहुत जरूरी है, इन पे बात करने से परहेज नहीं करना चाहिए। जेमसन कहते हैं कि ये हाशिए के सवाल नहीं है, और दूसरी यह कि इन पर उन्माद पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वे सवाल हैं जिन पर ठंडे दिमाग से राजनीतिक बहस की जानी चाहिए, जिससे कि इनके बेहतर समाधान निकाले जा सके। इन सवालों पर चली बहसों से सामाजिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा का काम भी होता है।
जेमसन ने ग्रामशी को याद किया और कहा कि ग्रामशी के शब्दों में अगर कहें तो एक तरह से काउंटर हेजेमनी है ये। तो अगर ये काउंटर हेजेमनी का निर्माण करते हैं ये चीजें, इन पर चला हुआ राजनीतिक डिस्कोर्स, तो इन क्षेत्रों पर बहस की जानी चाहिए। अब हम देखें कि हिंदी के क्षेत्र में अगर हम जेमसन को लागू करें और जेमसन की धारणा को लागू करें, तो हम देखें कि सेक्सुअलिटी की पॉलिटिक्स पर कितनी बहस हो रही है। सेक्स पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। सारा देश सेक्स का कंजम्पशन करता है। हिंदुस्तान टॉप देशों में है जहां के पोर्नोग्राफी का कंजम्पशन है, लेकिन सेक्स पर, पोर्नोग्राफी पर कोई डिबेट नहीं है। सोशल मीडिया में नहीं है, पत्रिकाओं में नहीं है, कहीं नहीं है। अभी बहुत थोड़ा सा यदा कदा कभी स्त्री विमर्श दाखिल होता है। हमारे लिए तो ये अनटचेबल सब्जेक्ट है। और जो जेंडर के इश्यूज हैं, सत्ता की इमेज से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, वे तो हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, कॉमन डिस्कोर्स में ही नहीं है। हाँ, वोट के समय जरूर ये होता है कि मोदी का चरित्र कैसा है, राहुल का चरित्र कैसा है, सोनिया का चरित्र कैसा है, ये बात। लेकिन सत्ता की इमेज, उस पर कोई गंभीर चर्चा आपको सामान्य बुद्धिजीवियों में, शिक्षितों में नहीं मिलेगी। परिवार और परिवार से जुड़े हुए प्रश्न तो एकदम डिबेट से गायब है, जैसे कि परिवार में एकदम शांति हो। लेनिन ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही थी ये, कि ये सांस्कृतिक मुद्दे हैं, ये हाशिए के मुद्दे नहीं है, ये केंद्रीय मुद्दे हैं। इन पर खुल के बहस की जानी चाहिए। और जब इन पर खुल के बहस करेंगे तो एकदम काउंटर हेजेमनी पैदा होगी, बुर्जुआजी की हेजेमनी ध्वस्त होगी। तो हम जब बहस ही नहीं करना चाहते, तो बुर्जुआजी के वर्चस्व को आप चुनौती कैसे देंगे? बुर्जुआजी के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि इन एरियाज में दाखिल हुआ जाए, इन पर खुल के ठंडे दिमाग से, बिना किसी उन्माद के बहस की जाए। आप उठा के देखिए, साहित्य की सारी पत्रिकाओं में, साहित्य की पूरी आलोचना में परिवार का विमर्श एक सिरे से गायब है। ऐसा लगेगा कि हिंदी भाषियों के यहां परिवार नाम की कोई चीज नहीं है, हिंदी लेखक के यहां परिवार नाम की चीज नहीं है, परिवार की कोई समस्या दाखिल नहीं होती उसके आलोचना के डिस्कोर्स में। जबकि साहित्य में चित्रण मिलेगा, कहानियों उपन्यास में परिवार के विघटन की कहानियां मिलेंगी आपको। मसलन ये एक समस्या है कि बाल विवाह एक बड़ी चुनौती है हिंदी भाषी क्षेत्र की लंबे समय से। लेकिन बाल विवाह के खिलाफ में आपको लेखन ही नहीं मिलेगा। ये चिंता की चीज है, ये चिंता की चीज है। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे कहानियां मिलेंगी और लिखा मिलेगा, लेकिन ये जो एकल परिवार है, ये क्यों टूट रहा है, ये एकल परिवार में क्यों दरारें पड़ रही हैं, संयुक्त परिवार क्यों टूटा, इनके कारणों की पड़ताल की ही नहीं गई है, क्योंकि हमने बहस नहीं की। एकमात्र हिंदी में जो आलोचक है जिन्होंने इस पर लिखा, वो थे मुक्तिबोध। बाद में इसकी अपने तरीके से मीमांसा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्स और पिछड़े हुए समाज नामक पुस्तक में विस्तार से की है। बाकी तो आलोचना का सारा सारा मैदान खाली है। परिवार के ढांचे को लेके इन दोनों से पहले राहुल सांकृत्यायन ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस पर अपने तरीके से लिखा, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी। और ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस दौर में हमारे सामने एक ही चुनौती है, एक ही चुनौती है कि हम किसी भी तरह हम ये कोशिश करें कि सारा का सारा जो प्रपंच है वो छिपाया जाए, परिवार के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें छिपाया जाए, उनको बहस के केंद्र में न लाए। परिवार के प्रसंगों पर हजाई साहब द्विवेदी बोलते रही हैं, दूसरी परंपरा एकदम शांत है, पहली परंपरा एकदम शांत है। कमाल है। सब कुछ जिम्मा मार्क्सवादियों का है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
जेमसन ने जिस क्षेत्र की चर्चा की है, सांस्कृतिक क्षेत्र के मुद्दों की, वे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण और केंद्रीय महत्व के मुद्दे हैं। उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। उन्हें हम केंद्र में लाएंगे तो लोगों की सामूहिक चेतना और राजनीतिक समझ का विकास होगा और उनकी सामूहिक शिक्षा होगी। यही तो सांस्कृतिक संघर्ष है और इसी के जरिए सामाजिक क्रांति होती है। जेमसन कहते हैं कि यही वह एरिया है, अगर आप इसमें आइडियोलॉजिकल वाद विवाद संवाद करते हैं तो यहां से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, सामाजिक क्रांति की शुरुआत होती है। एक अन्य चीज वो ये कि संस्कृति की जब भी बात होती है, संस्कृति जब भी हमारे सामने आती है तो हमेशा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में सामने आती है। जबकि वास्तविकता यह है कि संस्कृति का ऐतिहासिक तौर पर व्यवस्थित ढंग से रूपांतरण हुआ है और उसी से समाज बना है। हमें इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को खोलना चाहिए। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी तरफ फ्रेडरिक जेमसन ने ध्यान खींचा है, वो ये कि सारी दुनिया के स्तर पर एक है पहली दुनिया, जिसमें कि तमाम अति विकसित मुल्क शामिल हैं, और हम लोग जो हैं वो तीसरी दुनिया के देशों में आते हैं। तो तीसरी दुनिया के देशों में जो कुल मिला के स्थिति है, उनकी स्थिति पूंजीवाद के संदर्भ में अलग है और पहली दुनिया के देश जो है उनमें जो पूंजीवाद के संदर्भ में स्थिति अलग है। इसे गड्ढमड्ढ नहीं किया जाना चाहिए। तो पूंजीवाद के जो विकास के नियम, उनकी परिभाषाएं, उनके संदर्भ में ये जो प्रथम और तृतीय विश्व की दुनिया का संदर्भ ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनके जो सामाजिक वर्गों के संघर्ष हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनका परिप्रेक्ष्य अलग अलग है, एक जैसा परिप्रेक्ष्य नहीं है। एक अन्य चीज है जो इस बीच में विकसित हुई है, जिसको कि जेमसन नोटिस लेते हैं, वही कहते हैं कि संस्कृति उद्योग हमारे बीच में आया है और ये संस्कृति उद्योग ने जो चीज पैदा की है वो ये पैदा की है कि अब हर संस्कृति के रूप के पीछे कैपिटल है, पूंजी है। तो पूंजी का ज्ञान नहीं होगा और पूंजी की भूमिका का ज्ञान नहीं होगा तो आप इस संस्कृति उद्योग को पहचान नहीं सकते, क्योंकि यही संस्कृति उद्योग हमारे सौंदर्य बोध को नियंत्रित करता है। और इस संदर्भ में अर्नेस्ट मेंडल की जो रचनाएं हैं पूंजीवाद के, तो उन उन रचनाओं को कायदे से पढ़ा जाना चाहिए, उनकी मदद ली जानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमें तो जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हैं हमारे यहां, पढ़ के क्या करेंगे, तनख्वाह तो मिल ही रही है, क्लास तो ले ही रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए। जेमसन कहते हैं कि इस समूची प्रक्रिया को समझने में अर्नेस्ट मेंडल का दृष्टिकोण हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर सोसाइटी के विवेचन को बहुत ही विस्तार से पेश किया है और उसमें इस बात पर जोर दिया। उनका जो स्लोगन है कंज्यूमर सोसाइटी का, वो क्या है, जिसको अर्नेस्ट मेंडल ने आर्टिकुलेट किया है, जिसको कि जेमसन अपने तरीके से कोट करते हैं, वो ये है कि पर्पजफुलनेस विदाउट ए पर्पज। उपयोगी तो है लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं। ये जो पूरी कंज्यूमर सोसाइटी है ये इसी नजरिए से काम करती है, ये हमारे अवचेतन को भी प्रभावित करती है और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करती है, साथ साथ वस्तुकरण भी करती है। हम वस्तुओं के पीछे बिल्कुल भागते हैं, आज एक मोबाइल खरीदा, 6 महीने बाद दूसरा मोबाइल खरीदा,
एक साल बाद पुराना हो गया, हम तीसरा मोबाइल खरीदा। ये जो वस्तुओं के प्रति एकदम ललक पैदा करना, ये इस सोसाइटी की, कंज्यूमर सोसाइटी की विशेषता है। तो आपके यहां वस्तुओं का अंबार लग जाता है, और वस्तुओं के अंबार के साथ साथ एक और काम होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है उपनिवेशीकरण। वस्तुएं अपना गुलाम बनाती हैं, और ये जो एक तरह से गुलाम बनाने वाली जो मानसिकता है, उपनिवेशीकरण की जो मानसिकता है, ये एक तरह से पूर्व आधुनिक युगीन जो मानसिकता है उसे एक तरह से जिंदा रखती है। एक अन्य चीज है, वो ये कि जब ये इस तरह की चीजें घट रही हैं, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि संस्कृति का तो अंत हो गया है। जेमसन कहते हैं संस्कृति का अंत संभव नहीं है। हाँ, ये जो कंज्यूमर सोसाइटी आई है, ये जो कैपिटल ओरिएंटेड कल्चर आई है, संस्कृति उद्योग आया है, इस संस्कृति उद्योग ने हमारे परंपरागत संस्कृति के परंपरागत स्पेस पर हमला बोला है। और इसका जो बुनियादी उपकरण है वो है कैपिटल, पूंजी। लेकिन इसने पूंजी का निवेश करके संस्कृति का अंत नहीं किया, बल्कि संस्कृति का व्यापक रूप में विकास किया है। इस क्रम में हुआ यह कि जो पुरानी संस्कृति थी उसमें एक खास किस्म की अर्ध स्वायत्तता थी, वो अर्ध स्वायत्तता इसने एकदम खत्म कर दी। और इसके चलते जो संस्कृति है उसके साथ में एक अलगाव पैदा किया है, और संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक नए किस्म के मिश्रण को जन्म दिया है। और अब हर चीज संस्कृति में बदल गई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फ्रेडरिक जेमसन ने रेखांकित की है। यानी अब संस्कृति के क्षेत्र में राजनीति भी शामिल है, अर्थशास्त्र भी शामिल है, विचारधारा भी शामिल है, धर्म भी शामिल है, दैनंदिन जीवन भी शामिल है, कामुकता भी शामिल है, शरीर भी शामिल है, स्पेस भी शामिल है। ये सारी चीजें अब संस्कृति का हिस्सा है। अब मुझे अचानक याद आ रहा है कि इस प्रसंग में रामविलास शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, महायुषा द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ये पूरी की पूरी पुस्तक नवजागरण के नए सांस्कृतिक परिदृश्य को सामने लाती है, जिसमें ये सारी चीजें हैं। इनमें से अनेक चीजें हैं उसमें, खाली सिर्फ शरीर से जुड़े हुए प्रश्न और कामुकता से जुड़े हुए प्रश्न उसमें नहीं है, लेकिन बाकी चीजें हैं। तो संस्कृति का एक नया परिदृश्य तैयार हुआ, जिसमें हर चीज संस्कृति के नाम से जानी जाती है। जेमसन ने एक बहुत मार्के की बात कही है, जिस पर ध्यान दें हम लोग। उन्होंने कहा है कि हम ये विचार करें कि क्या जो लोग संस्कृति पर बात करते हैं, वे क्या पूंजी के बारे में सवाल खड़े करते हैं? आप पाएंगे कि वे लोग संस्कृति पर तो खूब बातें करते हैं, लेकिन कैपिटल के बारे में, कैपिटल की भूमिका के बारे में, कैपिटल के साथ में संस्कृति के संबंध के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। ये जितने तमाम किस्म के संस्कृति विशेषज्ञ हिंदी अंग्रेजी में आपको दिखाई देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उनमें से अधिकांश की स्थिति है कि वे कैपिटल के साथ में संस्कृति के संबंध को जोड़ते न तो देखते हैं और न कैपिटल की भूमिका की चर्चा करते हैं। संस्कृति के किसी भी रूप की चर्चा और व्याख्या कैपिटल के बिना संभव नहीं है, पूंजी के बिना संभव नहीं है, पूंजी के चरित्र को समझे बिना, व्याख्या किए बिना संभव नहीं है। क्योंकि पुराना जो संस्कृति का ढांचा था, पुराना जो संस्कृति का मॉडल था, वो एकदम खत्म हो चुका है, वो एकदम एकदम इरेलेवेंट हो चुका है। उसके जरिए आप संस्कृति को नहीं समझ सकते। हमारे यहां होता है ना कि संस्कृति के कोटेशंस बताते हैं, संस्कृति इसे कहते हैं, फलाने ये लिखा था, ढिकाने ये लिखा था। नहीं नहीं, और वो कोटेशंस किसी काम के नहीं है, वो खाली शोभा की चीज है, इतिहास का हिस्सा है वो। एक अन्य चीज, फ्रेडरिक जेमसन कहते हैं कि मैं कोई नया मॉडल साबित नहीं कर रहा हूं संस्कृति का, बल्कि हमें संस्कृति के बारे में नई बदली हुई परिस्थितियों और नई जो अवस्था है उसके संदर्भ में नई अवधारणाओं में विचार करने की जरूरत है। इससे संस्कृति का और संस्कृति के विमर्श का दायरा विकसित होगा और हमारे सामने नए चैलेंज आएंगे।
अब एक अन्य पहलू है, वो ये कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पर लिखा भी है और कहते भी हैं आए दिन कि लोगों में वर्गीय चेतना कमजोर हुई है। अब क्लास स्ट्रगल कहीं नहीं हो रहा, मार्क्सवाद का अंत हो चुका है। फ्रेडरिक जिम्सन ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये बात कही है कि बहुत तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से ये बात कही है कि वर्गीय चेतना का अंत संभव नहीं है और वर्ग संघर्ष का अंत संभव नहीं। हर स्तर पर वर्ग संघर्ष हो रहा है और इस वर्ग संघर्ष ने इतिहास में तूफान खड़ा किया हुआ है। जॉनसन कहते हैं कि हम असल में गलत जगह पर वर्गीय चेतना खोज रहे हैं। वर्गीय चेतना वहां मिलेगी जहां वर्ग संघर्ष चल रहे हैं। जहां कोई संघर्ष ही नहीं है वहां वर्गीय चेतना कैसे मिलेगी? वर्गीय चेतना का वर्ग संघर्षों से गहरा रिश्ता है। तो जहां संघर्ष है वहां वर्गीय चेतना दिखाई देगी और इसमें अतीत को लेके भी चिंताएं दिखाई देंगी और भविष्य को लेके भी चिंताएं दिखाई देंगी। हुआ यह है कि हम अपनी बातचीत में संघर्ष के क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहे, इसलिए हमें यह लगता है कि वर्गीय चेतना का लोप हो गया, वर्ग संघर्ष का लोप हो गया। असल बात तो यह है कि वर्ग संघर्ष चल रहे हैं, हम उनकी बातें नहीं करते। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि एक जमाने में यूरोपीय जो साहित्य सिद्धांत थे उनका अमेरिका में बहुत असर था और इसे पुराणपंथी ढंग से लोग उसका इस्तेमाल करते थे और बड़ी आस्थाएं थी, एक तरह से प्रतिगामी जादुई असर था। ये जब चीजें पेश की गई तो इस तरह से पेश की गई कि इनके बारे में कोई संदेह पैदा नहीं किया जाए, इनके बारे में सवाल खड़ी करने की जरूरत नहीं। जो बताया जा रहा है, जो लिखा हुआ है, उसको जो है जैसा है वैसा ही मानो। दूसरा एक और फिनोमिना है जो दिखाई दिया है, वो ये कि एक बड़े पैमाने पर एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो अल्थुजर के बारे में, लुकाच के बारे में, ग्रामसी के बारे में, बेंजामिन के बारे में, ब्रेथ के बारे में, रेमंड विलियम्स के बारे में, थॉमसन के बारे में बातें कर रहा है और लिख रहा है। ये जो मार्क्सवादी आलोचना की परंपरा है, ये कमोडिटी कल्चर के तर्कों से प्रभावित हो रही है और इसको एक तरह से धार्मिक, वो धर्म परिवर्तन के रूप में, मतलब जैसे अभी आप कल तक बीजेपी में थे, अचानक आज मार्क्सवादी हो गए और आज मार्क्सवादी हैं तो कल बीजेपी में चले गए। तो ये जो धर्म परिवर्तन है, ये धर्म परिवर्तन की तरह वहां मार्क्सवाद का भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जो कि गलत। ये इसी को वो कहते हैं, ये कमोडिटी कल्चर है। वहां छोटे छोटे ग्रुप, अमेरिका में छोटे छोटे ग्रुप, मार्क्सवादी ग्रुप काम करते हैं। उनको तरह तरह के लेवल लगा के, संकीर्णतावादी लेवल लगा के बदनाम किया जाता है। ये माओवादी हैं, ट्रोट्स्काइट हैं, वगैरह वगैरह। इसी में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं अल्थुजर से वैसे जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन 68-69 में अल्थुजर का मेरे लिखा हुआ मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैंने तो अपने को मार्क्स के ढंग से मार्क्सवादी बनाया, अल्थुजर के ढंग से मार्क्सवादी नहीं बनाया। अल्थुजर की तो खूबी यह थी कि उन्होंने मार्क्स से भिन्न एक स्वतंत्र सिस्टम बनाया। एक अन्य चीज जिसका कि अब संबंध अब भारत में भी वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, वो ये कि सवाल था ये कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में क्या मार्क्सवादियों को नौकरी मिलती है क्या, युवाओं को नौकरी मिलती है क्या, या हम ये कहें कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में मार्क्सवादियों की क्या अवस्था है।
ये जो सवाल जब उनके सामने आया तो जेमसन ने एक बहुत ही काम की बात कही। उन्होंने कहा कि आ, एक तो यह है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों के सामने वित्तीय और आर्थिक संकट है। इसलिए ये मार्क्सवादियों को चुनते समय में लोग ख्याल रखते हैं कि उन्हें चुने कि न चुने। इसके अलावा यह कि वियतनाम युद्ध का और युद्ध में अमेरिका की पराजय का बहुत गहरा असर हुआ वहां, उससे भी विश्वविद्यालय की कल्चर प्रभावित हुई और खासकर मार्क्सवादियों को लेके भिन्न राय बनाई गई। उसने क्या किया कि मार्क्सवादियों के लिए पूरा का पूरा बाह्य परिवेश एकदम नष्ट कर दिया। दूसरा यह कि विश्वविद्यालय प्रशासन सचेत रूप से सन 60 के बाद मार्क्सवादियों को लेकर अतिरिक्त तौर पर चिंतित रहने लगा। जब भी कोई मार्क्सवादी इंटरव्यू के लिए जाता था या कोई भी और व्यक्ति जाता था जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा रेशनल है, तो पूछते थे कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो या नहीं। उन लोगों की अव्यवस्था फैलाने वाले, कैंपस में अशांति पैदा करने वाले व्यक्ति की धारणा का खूब प्रचार किया गया और कहा गया कि इनका तो पुराने जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो सिस्टम रहा है उनके साथ संबंध रहे हैं, इसलिए ये लोग खतरनाक लोग हैं। इन चीजों का जो वहां विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। तीसरा पहलू यह था जो कि इस पूरी के पूरे इन सवालों से जुड़ा हुआ था, वो ये कि ग्रेजुएट लेवल पर यंग लड़कों में मार्क्सवाद के प्रति जबरदस्त आकर्षण, और जब ये आकर्षण था तो उसे पढ़ाने वाले जो लोग थे वो एक तरह से पूजा भाव से ही मार्क्सवाद पढ़ाते थे, एकदम डॉगमेटिक ढंग से। इसने भी मार्क्सवाद की क्षति की। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में रूपवाद और लिबरलिज्म पढ़ाया जाता था और लिबरलिज्म को भी एक तरह से विकृत ढंग से पढ़ाया जाता था। जेमसन कहते हैं कि अगर ध्यान दें तो अमेरिकी विश्वविद्यालय में लिबरल आइडियोलॉजी का एक तरह से डिसइंटीग्रेशन बड़े पैमाने पर हुआ और यही वह जगह है इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मार्क्सवाद के सामने तो अपनी स्वीकृति का संकट खड़ा हो गया कि उसे लोग स्वीकृति दें। लिबरलिज्म को स्वीकृति दे रहे थे, रूपवाद को स्वीकृति दे रहे थे, लेकिन मार्क्सवाद को स्वीकृति देने के लिए विश्वविद्यालय तैयार नहीं थे। और लिबरल विचारधारा के लोग अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए मार्क्सवाद को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कारण अमेरिका के सभी विश्वविद्यालयों में दक्षिणपंथी विचारधारा के विभिन्न रंगत के लोग एकदम वर्चस्व जमाने में सफल रहे। यही फिनोमेना चल रहा है अभी पिछले 10 साल से। इनमें से जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, इनमें कुछ लोग थे जो कि सीधे सीधे कारपोरेट जगत के हितों की रक्षा की हिमायत करते थे। इस परेशानी के बावजूद विश्वविद्यालयों में मार्क्सवाद के लिए एक नया स्पेस बना। जेमसन ये भी कहते हैं कि हमें लिबरल के साथ में मार्क्सिज्म को गड्ढमड्ढ नहीं करना चाहिए, दोनों अलग चीजें। मध्य वर्ग के प्रगतिशील लोगों को मार्क्सवादियों के साथ में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मकसद में मध्य वर्ग में बहुत सारे लोग प्रगतिशील हैं लेकिन वो मार्क्सवादी नहीं है। मार्क्सवादी एक अलग किस्म की कैटेगरी है और सरकारी नौकरियों में तो डेमोक्रेट्स भरे पड़े हैं, उन्हें मार्क्सवादी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो निरस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो परमाणु अस्त्रों के खिलाफ हैं, ऐसे भी लोग हैं जो स्त्रीवादी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि अमेरिका के विदेशों में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ हैं।
और ये जो लोग हैं इनका दृष्टिकोण गलत नहीं है बल्कि ये सही है। यहां तक कि विश्वविद्यालय में काम करने वालों में दलीय विचारधारा हो, ये दृष्टिकोण भी सही है, इसे गलत नहीं कह सकते। लेकिन एक नई चीज इस बीच में पैदा हुई है जिसे हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालयों में बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद। यह एकदम भिन्न किस्म की चुनौती है और इसने एक भिन्न किस्म की समस्या को जन्म दिया है। और हुआ यह है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अब मार्क्सवाद को डिफेंड करना, उसकी हिमायत करना संभव नहीं है। खासकर मार्क्सवादियों की भूमिका की हिमायत करना संभव नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है कि विषय के स्तर पर, यानी स्पेशलाइजेशन के स्तर पर, अब नए अपॉइंटमेंट आने लगे हैं। अब नई कैटेगरियों का जन्म हुआ है स्पेशलाइजेशन के नाम पर। अनेक बुद्धिजीवी हैं ऐसे जो कि स्पेशलाइजेशन का विरोध करते हैं, लेकिन अब स्पेशलाइजेशन तो आ गया और स्पेशलाइजेशन के आधार पर अब अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। भारत में भी ये धीरे धीरे वो चीज बढ़ रही है। स्पेशलाइजेशन के जो नियम है, तरीके हैं, जो गुण हैं, जो कोड है, उससे बहुत कम बुद्धिजीवी वाकिफ है, ज्यादातर उससे वाकिफ नहीं है। कारण यह कि अब ये जो स्पेशलाइजेशन आया है, इसके कारण अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण चीज हो उठी है। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बिना अब काम चलने वाला नहीं है। तो अब विश्वविद्यालयों के संदर्भ और प्रवेश को इसी के जरिए देखा जाना चाहिए, न कि इस रूप में देखें कि वहां मार्क्सवाद की क्या अवस्था है, मार्क्सवादियों की क्या अवस्था है। इसके बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेम्सन ने कही, जेम्सन ने कहा कि आज भी मार्क्सवाद एक जीवंत अनुशासन है और जीवंत दर्शन। हमें ज्ञान के स्तर पर अवधारणात्मक एकता और अनुशासन पैदा करने में मार्क्सवाद बुनियादी तौर पर मदद करता है। इससे हमें ये जो स्पेशलाइजेशन की सीमा, विभागों के की सीमा, इन सबके अतिक्रमण में मदद मिलती है और एक यूनिवर्सल समझ, ज्ञान की यूनिवर्सल समझ बनाने में मदद मिलती है। इसलिए आज भी मार्क्सवाद प्रासंगिक है और जीवंत है। और ये संस्कृति, राजनीति, मनोशास्त्र आदि सभी विषयों में हमारी मदद करता है। हां, ये बात मैं आपसे कठमूल्यपन के कारण या यांत्रिक ढंग से मार्क्सवाद का समर्थक होने के कारण नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये एक सामान्य तथ्य है, इसे समझने की जरूरत है। अगर मध्यवर्ग को ध्यान में रखे कहें तो जेम्सन कहते हैं कि ये ध्यान रहे कि मध्यवर्ग को ज्ञान की सख्त जरूरत है और ज्ञान के क्षेत्र में एकता, यूनिवर्सल यूनिटी पैदा करने में मार्क्सवाद एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि संस्कृति के निर्माण में, और ये जो तमाम किस्म के जो डिवीजन, स्पेशलाइजेशन के नाम पर हुए, इनके अतिक्रमण करके एक यूनिवर्सल समझ बनाने में और खासतौर पर विज्ञान संबंधी चीजों की समझ बनाने में, साइंटिफिक रिसर्च में मार्क्सवाद बहुत महत्वपूर्ण मदद करता है। इस दिशा में आधार तैयार करने में जिन चीजों ने मदद की है मार्क्सवाद का, उनमें विधेयवाद या पॉजिटिविज्म, व्यवहारवाद और चिन्ह शास्त्र, ये तीन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें के मार्क्सवाद का बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ है और बड़े पैमाने पर मार्क्सवाद को इनके बहाने फलने फूलने का मौका मिला है। जेम्सन कहते हैं कि मार्क्सवाद एक बेहतर अवधारणात्मक फ्रेमवर्क देता है जिसमें कि आप सोच सकते हैं, जिसके आधार पर आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। मार्क्सवाद विश्वविद्यालयों में उन्हीं लोगों को अपील करता है जो सहिष्णुता के पक्ष में हैं, जो चैरिटी के लिए काम करते हैं,
जो कुंठा के शिकार और अवसाद के शिकार है, उनको कुंठा और अवसाद से निकालने में मदद करता है। और रही बात मार्क्सवादी समुदाय की, तो मार्क्सवादी समुदाय एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट है। ये इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयाम है। ये इस सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में मार्क्सवादी समुदाय जैसी कोई चीज नहीं है। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगला एपिसोड इसी पर, तीसरा एपिसोड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।